आज पाक सरजमीन पार्टी है, आप उस पार्टी में हैं, लेकिन अफसोस की बात यह कि पार्टी अभी तक उस तरीके से वोट नहीं ले पाई। आप समेत तमाम MQM के धड़े मिल जाते हैं और इत्तेहाद कर लेते हैं, तो इसका फायदा तमाम धड़ों को होगा या फिर इसका फायदा कराची को होगा? अच्छा। हम जो भी फैसला करेंगे, जो कि अभी फैसला हुआ नहीं है, अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। MQM आपकी इत्तेहादी है, लेकिन वो आपके ही खिलाफ तमाम काम सिंध गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। 9 तारीख को शायद वो एहतजाज भी कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। मुर्गी के रेट अचानक से बढ़ क्यों गए हैं? हमारी फीड का जो मेन आइटम था, जैसे फीड बनती थी, वो सोयाबीन और कनोला था, वो किसी वजह से पोर्ट पे रुक गया। उसके लिए 1.5 महीना लगेगा। मुर्गी वापस रेट नीचे आ जाएंगे, अंडे के भी आ जाएंगे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज है, दूसरा मरला है, आखिरी टेस्ट का ये दिन है। 17 रन दरकार है पाकिस्तान को इस वक्त। बहुत ही आला किस्म की परफॉर्मेंस सरफराज की जानिब से दिखाई दी। ये मैच ड्रॉ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक बॉल पे यहाँ पर लोग जो है वो भरपूर अंदाज से चेयर कर रहे हैं। दूसरा ये टेस्ट था और आखिरी दिन जो कि ड्रॉ हो गया। ये मैच ये बड़ी अच्छी है, कामयाबी तस्वुर की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दोहरी इलेक्टोरल फहरिस्तों के मामले पर MQM की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और कराची के बल्दियाती इलेक्शंस में ताख़ीर नहीं हो सकती। कराची की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसका अगर हम निचोड़ निकालें तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट तकरीबन तीन दिहाइयों तक कराची की नुमाइंदा अक्सरियती जमात रही, जिसकी क़यादत लंदन में सियासी पनाह हासिल करने वाले बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के पास थी। 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ़ हुसैन की एक मुतनाज़ तकरीर के बाद MQM पाकिस्तान ने अपनी जमात के कहलाए जाने वाले कायद से न सिर्फ लाताल्लुक़ी का इजहार किया बल्कि अपनी सफ़ों में बरकरार इत्तेहाद भी खो दिया और धड़ों में तकसीम हो गई। MQM पाकिस्तान में शामिल लीडरान तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में अहम वजारतों के मज़े लूटते रहे, मगर जैसे ही तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई तो MQM ने एक बार फिर अपने सियासी क़िबले का रुख मोड़ा और तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया और PDM से इत्तेहाद कर लिया। अब ये बात 2016 से कबल की हो या चाहे बात गुज़िश्ता रोज़ स्ट्रीट क्राइम में जान से जाने वाली खातून की हो, कराची के शहरी तो हर दौर में मरते रहे, मगर MQM हर हुकूमत में शामिल होकर इख्तियारात का सिर्फ रोना ही रोती रही। अगर देखा जाए तो आज भी MQM की अपनी पुरानी रिवायत बरकरार है। MQM PDM हुकूमत का हिस्सा भी है और अहम वजारतों समेत अहम ओहदों पर बड़ा जमान है। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर भी MQM के पास है, कराची का गवर्नर भी MQM का है, मगर PDM हुकूमत की गिरती हुई मकबूलियत और ज़िमनी इंतखाबात में MQM की इबरतनाक शिकस्त ने शायद आम इंतखाबात से कबल ही MQM के सामने मुस्तकबिल के इंतखाबी नताइज को रख दिया है। क्या यही वजह है कि अचानक ही बासी कड़ी में उबाल आया और MQM को फिर अपने पुराने साथियों से मुलाकातों का अचानक ख्याल आया? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के धड़ों के इंतजाम का ताहाल बाज़ाब्ता ऐलान तो सामने नहीं आया, मगर फरीक़ैन मुलाकातों और राबतों का सिलसिला जारी है। गवर्नर सिंध ने चंद रोज़ कबल कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम का नोटिस तो लिया, मगर फिर अपना सारा फोकस MQM को जोड़ने पर मुख्तस कर दिया। आज भी गवर्नर साहब बानी मुत्तहदा के सबसे पुराने साथी आफाक अहमद से मुलाकात की और गुफ्तगू भी की, अभी आपने सुनी भी। और हमारा ओपनिंग पॉइंट ये है कि इन मुलाकातों के बाद सवाल ये बनता है कि MQM के इंज़माम की ज़रूरत अचानक क्यों पेश आ रही है? क्या ये इंज़माम पार्टी की सियासी ज़रूरत है और ये इत्तेहाद कितना पायदार होगा? क्या इसके पीछे कोई और अवामिल कार फरमा है? अगर MQM को PDM हुकूमत से इतने ही गिले शिकवे हैं तो हुकूमत में रहने का मकसद क्या है और हुकूमत में रहते हुए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करके आखिर कौन सी नूरा कुश्ती लड़ी जा रही है? एक तरफ MQM क़यादत इंज़माम की कोशिशों में है तो दूसरी तरफ वो बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा भी चाहती है। चाहती क्या है, इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि मुलाकातें होती रहीं। PSP से मुलाकात हुई, हाफिज़ नईमुर रहमान की भी MQM से मुलाकात हुई, आफाक अहमद से 2 मुलाकातें हुई, आज गवर्नर ने मुलाकात की, कल खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की। तो इस मुलाकात का हल क्या होगा और इस मुलाकात से फ़ायदा किसको होगा? क्या वाकई इत्तेहाद से कराची की सियासत में कोई तब्दीली आएगी? इसी पर बात करने के लिए हमें दावत दी, हमें ज्वाइन करें पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं अरशद वोरा साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अरशद साहब,
जाहिर है आपका भी ताल्लुक किसी ज़माने में MQM से ही था, फिर MQM धड़ों में बढ़ती चली गई और धड़े से धड़े बनते चले गए। आज पाक सरजमीन पार्टी है, आप उस पार्टी में हैं, मुस्तफ़ा कमाल उस पार्टी को चला रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह कि पार्टी अभी तक उस तरीके से वोट नहीं ले पाई, सीटें नहीं जीत पाई, चाहे जितने भी इलेक्शंस हुए। क्या आपको लगता है कि अगर ये धड़े ख़त्म होते हैं, आप समेत तमाम MQM के धड़े मिल जाते हैं और इत्तेहाद कर लेते हैं, तो इसका फ़ायदा तमाम धड़ों को होगा या फिर इसका फ़ायदा कराची को होगा? देखें, सियासत जाहिर सी बात है इसलिए की जाती है कि आप अवाम की उमंगों को पूरा कर सकें, अवाम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, अवाम के इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें, ठीक है ना। अभी आपने एक बात कही कि इलेक्शन, जाहिर 2018 का इलेक्शन जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और उस वक्त जो पाक सरजमीन पार्टी की जो ग्राफ था वो जाहिर है अपने पीक पर था, और 14 सीटें जिस तरह दी गई थी वो सबको पता है। उस बहस में बहरहाल मैं नहीं जाता, मैं आपके सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ जो आप बात कर रही हैं इस वक्त। देखें, मुस्तफा कमाल साहब ने भी थोड़े दिनों पहले ही, मेरे ख्याल से कोई 3 दिन पहले ही अपने किसी प्रोग्राम में उन्होंने ये बताया, और बड़ा क्लियर ये बात हमें सबको पता है कि PTI की जब गवर्नमेंट 2018 में आई, 2019 में PTI ने PSP को पूरा शहर ऑफर किया, मिनिस्ट्रीज ऑफर की, बहुत कुछ ऑफर किया और कहा कि आप जंग जाए। अगर पाक सरजमीन पार्टी को ये शौक होता कि मिनिस्ट्रियों का शौक होता या हुकूमत का शौक होता, तो पाक सरजमीन पार्टी शायद उस वक्त, PTI एक बहुत बड़ी जमात थी, फुल पावर में थी, तमाम इदारे उसके साथ थे, तो पाक सरजमीन पार्टी को अगर हुकूमत में आने का ही शौक होता या हुकूमत बड़ी पार्टी को ज्वाइन करने का शौक होता, तो पाक सरजमीन के पास उससे अच्छा कोई मौका नहीं था। लेकिन अब जो सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है वो इंजमाम की जो बातें हो रही हैं, देखें ये अभी डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन कंटिन्यू है, और अगेन व्हाट आई एम सेइंग इसके जो देखें अवाम, आपने देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो है तबकात हैं, बिजनेस कम्युनिटी कह लें, सोशल मीडिया के लोग कह लें, अवाम कह लें, मुख्तलिफ इलाकों की, उनका यही होता था कि भाई आप लोग जो है वोट बैंक को तकसीम किया हुआ है, वोट बैंक एक नहीं होता। तो ये सब्जेक्ट जो है डिबेटेबल सब्जेक्ट था। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद इस वक्त ये है कि किसी तरीके से हम, पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से 15 साल हुकूमत करके इस शहर को बेड़ा गर्क कर दिया, और आज इस शहर को मफतूहा इलाका बनाने जा रहे हैं, अगर उन्होंने ये मफतूहा इलाका बना लिया तो फिर कराची की आवाम, बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाकों की आवाम जो है वो पहले ही एक हद तक गुलामी की जिंदगी गुजार रही है, फिर हमेशा के लिए गुलाम होकर रह जाएगी। तो आज ये इस वक्त की जरूरत है। अच्छा। हम जो भी फैसला करेंगे, जो कि अभी फैसला हुआ नहीं है, अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा और अवाम के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए होगा। चलें, ये बड़ा अच्छा पॉइंट, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि सियासत भी तो अवाम के लिए की जाती है ना, अपने लिए जो की जाने की कोशिश होती है वो नहीं करनी चाहिए। कराची की इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो इत्तेहाद है, उससे मेरा सवाल ये है कि क्या सियासी जमातों को फायदा होगा या फिर कराची को फायदा होगा? कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम, महंगाई और दीगर मसाइल का हल किसके पास है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर कई सालों से हुकूमत कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तमाम जमातें इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो यहाँ पर हालात कंट्रोल नहीं कर पा रही। आज इस दामरा साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे बात करते हैं। दामरा साहब, आपके इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर PDM में आप भी हैं, MQM आपकी इत्तेहादी है, लेकिन वो आपके ही खिलाफ है और एहतजाज करने जा रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो हल्का बंदियाँ हैं वो सही नहीं की गई हैं, वो दोबारा की जाएँ। आप कहते हैं नाजायज़ फरमाइशें हैं, तो ये मसला कैसे हल होगा फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो आपने कहा कि वो हमारी इत्तेहादी जमात है, इसमें कोई शक नहीं कि MQM हमारी इत्तेहादी जमात है, और क्योंकि ये इलेक्शन का शेड्यूल देना, इलेक्शन करवाना, हल्का बंदियां करना, ये तमाम काम सिंध गवर्नमेंट का या फेडरल गवर्नमेंट का नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, और उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो बाद औकात अदालत में भी जाती रही हैं, इलेक्शन कमीशन में भी जाती रही हैं, उनको ये फुल इख्तियार है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, आजादाना तौर पर काम कर रही है, उनके काम में कोई रुकावट नहीं डालता। मगर अब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और एहतजाज की धमकी दी है, 9 तारीख को शायद वो एहतजाज भी कर रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। ये
एहतजाज या एहतजाज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या ये कह देना कि ये कराची के हुकूक पे डाका है। देखें, जब मरदमशुमारी हुई थी तो पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जिसने एतराज किया था, आपको अगर याद होगा। रेंडमली हमने 5% जो इसमें करवानी थी, काउंटिंग करवानी थी आदमशुमारी की, उसमें पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सरगर्म थी और उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पीटीआई की हुकूमत का हिस्सा थी और उन्होंने खामोशी का रोजा रखा था। बहरहाल वो पॉलिटिकल पार्टी है, उस वक्त की जो उनकी पॉलिसी थी वो उस पर अमल पेरा थे। आज उनकी पार्टी की अगर कोई पॉलिसी है तो उस पर अमल पेरा है। वैसे एक चीज और है, एक तो ये मामला है, दूसरा मामला इत्तेहाद का है कि तमाम धड़े जो हैं उनका एक इत्तेहाद होने जा रहा है। ये खबरें हैं क्योंकि मुलाकातें भी हो रही हैं। अब वो मुलाकातें हो रही हैं या करवाई जा रही हैं, बहुत सी कॉन्स्पिरेसी इत्तेहाद की बात कर रही, कौन से धड़ों की? MQM के जितने धड़े हैं उनके इत्तेहाद की बात हो रही है। अच्छा, उसमें पहले मैं सवाल जो आपसे करना चाह रही हूँ, सर सवाल ले लें। पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई कि शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि इन तमाम धड़ों को इकट्ठा करवाया जाए, फिर ये खबर आई कि नून लीग ऐसा चाहती है कि तमाम धड़ों को इकट्ठा करवाया जाए ताकि PTI का वोट बैंक कराची से तोड़ा जाए। इसका फायदा किसको होगा आपको लगता है? देखें, पहली बात तो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर और मेरे चेयरमैन साहब ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तरफ इशारा किया है कि इत्तेहाद होने चाहिए और अगर कोई पार्टी धड़ाबंदी का शिकार थी तो उसके सारे धड़े मिलने चाहिए। सियासत में जो पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होगी तो वोटर को फायदा होगा, सपोर्टर को फायदा होगा और सिस्टम को फायदा होगा। तो मैं यहाँ तक तबसरा कर लेता हूँ कि अगर तमाम जो धड़े हैं आपस में इत्तेहाद करते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, तो इसमें हमें कोई फिक्र नहीं है, ना कोई खतरा है, ये अच्छी बात है। और मैं तो पॉलिटिकल वर्कर की ऐसे से भी वेलकम कहता हूं कि अगर कोई मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप आपस में बनते हैं तो बननी चाहिए, अच्छी बात। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी पे देखिए, ये भी तो इल्जाम लगता है ना कि इतने सालों से आपकी हुकूमत है सिंध में, लेकिन जो सिंध में अभी बदअमनी की एक फजा है, पूरे कराची में जिस तरीके से अभी कल एक खातून जिनको डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल किया गया, आपको पता होगा यकीनन, आज धामरा साहब गुलिस्तान जौहर में, इस तरह की वारदातें जो पिछले साल हुई, तो इस पर भी सवाल उठ रहा है कि फिर सिंध हुकूमत इसको काबू पाने में क्यों नाकाम है? ये अपनी ही तमाम कराची की जमातें हैं जो आपसे सवाल कर रही हैं। जी बिल्कुल, सवाल करने का हक है आपको भी, मीडिया के मुख्तलिफ सोर्सेज से जो पॉलिटिकल पार्टीज रखती हैं उन सब का हक है। और ये तशवीशनाक सूरत हाल है कि कराची समेत पूरे मुल्क में एक बार फिर जो क्राइम जो है या क्रिमिनल लोग जो हैं वो सर उठा रहे हैं, बल्कि दहशतगर्दी की एक लहर भी जो है वो सर उठा रही है। तो कराची के हवाले से एपेक्स कमेटी एक्टिव हो चुकी है और कल ही उसका एक इजलास हुआ है, उस पर थारोली बातचीत हुई है। कच्चे के अंदर भी इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जिसके खिलाफ एक जामे हिकमत अमली भी जो है वो बनाई गई है और उसके खिलाफ सख्त एक्शन की जो है वो हिकमत अमली बनाई गई है। अच्छा वोरा साहब, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ रहिए। आज दामरा साहब, वोरा साहब भी हमारे साथ हैं, जरा मैं उनसे भी इस बात पे मौक़िफ़ ले लूँ। वोरा साहब, कराची में आपको पता है मसाइल ही मसाइल हैं और कराची वो शहर है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, पूरे मुल्क को कमा के देता है, लेकिन इसके मसाइल कोई हल नहीं कर पाता। क्या आपको लगता है कि तमाम जमातें अगर मिल के इस मसाइल का कोई हल निकालने के लिए बैठें सिंध हुकूमत के साथ तो क्या निकल सकता है? देखिए, नीयतें साफ होंगी तो सारे मसाइल का हल निकल सकता है। कराची की डायनामिक्स जो है, कराची में देखें मसाइल का अंबार, आपने खुद ही कह दिया, तो कराची में मसाइल का अंबार है, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट दैट। कराची में कोई एक इशू बता दें जिसपे आवाम ये कह सके कि हाँ ठीक है हम रिलैक्स्ड हैं। लेकिन जहाँ हम सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं, सिंध गवर्नमेंट जो है वो अभी पिछले जब एडमिनिस्ट्रेटर लगे और उसके बाद जो है ये ग्रीन लाइन जो है डेफिनेटली वो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुई थी और फिर वो थोड़ा बहुत उसमें जो है वो तख्तियाँ PTI ने लगा ली। उसके बाद ऐसा देखा जाए तो कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स कोई भी हुए ही नहीं है। कराची में पिछले 15 सालों में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। अभी ये जो है ऑरेंज लाइन और ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट दी, ये कराची के लिए आटे में नमक के बराबर है। देखिए, कराची 3000 अरब रुपए जो है, तकरीबन 3000 अरब से ज्यादा पैसे कमाकर मिलता है। कराची में डिलीवरेंस का लेवल वो नहीं है। हम बात करेंगे, देखिए पीपल्स पार्टी को पैसा कम नहीं मिलता। पीपल्स पार्टी को जो है ये समझ लें कि तकरीबन जो है जो 6 अरब डॉलर हमें पाकिस्तान को चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए, पीपल्स पार्टी को हर साल 6 अरब डॉलर वफाक देता है
डिविजिबल पूल से। चले आप ये कहते हैं, लेकिन वो हमेशा यही कहते हैं कि फंड्स नहीं हैं, उस तरीके से वसाइल नहीं है। चले सर, ये डिबेट हम फिर आगे के लिए उठा के रखते हैं क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त की कमी। अर्शद वोरा साहब, फिर आप लोगों को दावत देंगे। बहुत शुक्रिया। ज़मीन पार्टी से अर्शद वोरा साहब थे और राजेश साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया। आप दोनों हज़रात का एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी आपको ये बताएं कि क्या जो वकील हैं मियां दाऊद नून लीग के कट्टर सपोर्टर हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुल्ज़िम का वकील मियां दाऊद ये दावा कर रहे हैं कि उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनके दावों के बरक्स उनका ट्विटर अकाउंट कोई और ही कहानी बता रहा है। तो मियां दाऊद, जिनका कहने को तो किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उनकी ट्वीट्स बता रही हैं कि वो नून लीग के कट्टर सपोर्टर हैं। उनके ट्वीट्स मैं आपको दिखाती हूँ, आप मुलाहिज़ा कीजिए। 17 अक्टूबर 2020 अपने पैगाम में लिखते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, सोने के लिए आंखें बंद करता हूँ तो कायद आज़म खूबसूरत लिबास में नवाज शरीफ का बाजू थामे नजर आ रहे हैं। 6 मई 2021 को मियां दाऊद ट्वीट में लिखते हैं कि हर ज़िमनी इलेक्शन में नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म होती है और वो जीत जाता है और उनकी सियासत जिंदा हो जाती है जो सियासत में हिस्सा नहीं लेते। अब देखें ना, 11 में से 10 ज़िमनी इलेक्शन में नवाज शरीफ ने कामयाबी हासिल करके अपनी सियासत दफन कर दी, आइंदा भी ऐसा ही होगा। मज़बूत रिपोर्टिंग। 24 अक्टूबर 2019 को मियां दाऊद की ये ट्वीट आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि मूर्ख लिखेगा कि सिंधियों को कुछ भी नहीं मिला मगर उन्होंने भुट्टो के साथ वफा की। नवाज शरीफ ने पंजाब को सब कुछ दिया मगर पंजाबियों की गैरत नहीं जागी। ये ट्वीट आपने देखा। अब 20 नवंबर 2019 को लिखते हैं कि नवाज शरीफ का कौम पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने किसी एक शहर या सूबे, किसी एक कौम या कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़ बच्चे, बूढ़े, मर्द, खवातीन को उसके तबके के खिलाफ बोलने का रास्ता दिखाया जिसे गूंगे बहरे पसंद थे। 11 अक्टूबर 2019 को अपने एक ट्विटर पैगाम में नवाज शरीफ के कभी ना झुकने के बयान को शेयर करके लिखते हैं कि रूह और नज़रियात को नवाज शरीफ का ये बयान सुनकर दायमी सुकून मिला है। फैसल वाडा के बाद इमरान खान पर कातिलाना हमले के मुल्ज़िम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम, मुल्ज़िम के एतराफ़ी बयान की लीक वीडियो और अब मुल्ज़िम के वकील के बयानात में तज़ाद, कोई और ही कहानी सुनाकर दाल में कुछ काला का पता दे रहे हैं। अब ये ट्वीट्स अगर आप देखें और अब उनके हालिया बयानात को देखें ताकि कहानी एक नहीं है, तो ये ज़रा सूरत हाल है। और मुझे लगता है कि जो मियां दाऊद हैं उनको ये क्लियरिटी ज़रा खुद भी करनी चाहिए क्योंकि उनके ट्वीट अलग ही दास्तान सुना रहे हैं। यकीनन वो अपना ट्विटर अकाउंट खुद ही चलाते होंगे। आगे बढ़ते हैं और एक और जाविया जिसमें आज मैं बात करूँगी नाजरीन। बहुत से मसाइल हैं वैसे तो पाकिस्तान में। अगर लोड शेडिंग कंट्रोल ना हो तो मार्केटें बंद कर दो, मुर्गी के गोश्त के रेट बढ़ें तो मुर्गी खाना छोड़ दो। मुल्क में मुर्गी का गोश्त कहीं 550 तो कहीं 640 रुपए फरोख्त होने लगा है और फ़ौरन ही वफाकी वज़ीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा ने उसका एक आसान तरीन हल भी निकाला। कहते हैं मुर्गी की फीड तो मुज़रे सेहत है, लिहाजा आवाम को उसे नहीं खाना चाहिए वरना मूज़ी बीमारियां हमला कर सकती हैं। अब तारिक बशीर चीमा को सालों बाद याद आ भी गया तो जब मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान को छू रही हैं और अवाम उनसे इस मसले का हल तलब कर रहे हैं। साथ ही बशीर साहब ने यह वाज़ेह कर दिया कि सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ही वो आटे की कीमत के हवाले से जवाबते हैं। तो अब ये सारी सूरत हाल है, मुर्गी की फीड और मुर्गी की कीमतें बढ़ने की वजह क्या है। और ज़ाहिर एलसीज नहीं खुली तो वहाँ पर जो कंटेनर्स हैं सोयाबीन के वो भी वहाँ से निकल नहीं सके। तो ये सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ज़रा फरमा दीजिएगा, जी आवाज़ आ रही चौधरी साहब आपको मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी चौधरी साहब ज़रा फरमा दीजिएगा ये मुर्गी के रेट अचानक से बढ़ क्यों गए हैं, सबसे बड़ी वजह क्या है इसकी बढ़ने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी वजह तो आज से 2 महीने से मैं पहले से बता रहा हूँ कि ये जब हमारी फीड का जो मेन आइटम था, जैसे फीड बनती थी, वो सोयाबीन और कनोला था, वो किसी वजह से पोर्ट पे रुक गया। तकरीबन 8 लाख टन माल था जो रुक गया, लेकिन आज पहली कंसाइनमेंट रिलीज होना शुरू हो गई है। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ मामला तय हो गए हैं, आज पहली कंसाइनमेंट रिलीज होना शुरू हो गई है और इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में एक जहाज़ क्लियर होता रहेगा।
और अगर जैसे ये माल हमें मिल जाएगा, फीडें बननी शुरू हो जाएंगी, आसानी। तो चौधरी साहब, ये ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन के अलावा कोई और ग़िज़ा नहीं दी जाती मुर्गियों को, या उसका कोई और मुतबादिल नहीं है हमारे पास? बात यह है कि सोयाबीन और कनोला जो है ये फीड का 35% शेयर है, इसका मुतबादिल पाकिस्तान में और कोई नहीं, और यही एक सेफ साइड है। फीड तो आप खाली मक्की डाल के बना देंगे, फिर मुर्गी 6 महीने में जाकर किलो की होगी। जो बैलेंस डाइट दी जाती है वो यही है कि सबसे बेहतरीन सोयाबीन और कनोला है। और ये पिछले कई सालों से, ये आज 2000 चीमा साहब कहते हैं 2015 से पहले नहीं थी, मैं रिकॉर्ड भेज दूंगा। ये 1986 में भी हमने इंपोर्ट की, 2002 में, 2005 में हमने इंडिया से इंपोर्ट की, और फिर 2014-15 में यहाँ प्लांट लग गए सॉल्वेंट एक्सचेंज, ताकि सीड आना शुरू हो गया और उसमें से फिर जो ऑयल निकलता है वो एडिबल ऑयल में चला जाता है, मील जो हमारे इस्तेमाल में आ जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट से मामला तय हो गया, चीमा साहब ने भी कुछ हमारे ऊपर नजर करम की है और इंशाल्लाह मामला ये तय। मगर ये आप अच्छी खबर दे रहे हैं आज आप कि ये कंसाइनमेंट रिलीज होना शुरू हो गई है। मुर्गी सस्ती होने के लिए अभी टाइम लगेगा, क्योंकि एक दरमियान में गैप आ गया बहुत बड़ा मुर्गी का, जो चूजा नहीं डाल सका, जो हमारे ब्रीडर कल हो गए, उसके लिए हमारा टाइम लगा बहुत सारा। उसके लिए 1.5 महीना लगेगा, मुर्गी वापस रेट नीचे आ जाएंगे, अंडे के भी आ जाएंगे, और इंशाल्लाह हम आवाम को बेहतर और सस्ती प्रोटीन मुहैया करेंगे। लेकिन चीमा साहब का ये कहना कि जो फीड है, चौधरी साहब, चीमा साहब का ये कहना है कि जो फीड है मुर्गियों की वो मुज़र सेहत है, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल कोई हकीकत नहीं है। यही फीड पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, इसी सोयाबीन से बनती है। हमारे यहाँ तो कोई चीज लोकल प्रोड्यूस है, जैसे सनफ्लावर या सरसों मिल है, वो भी डालते हैं। दुनिया में फीड सिर्फ कॉर्न सोया बेस पे बनती है पूरी दुनिया में। अच्छा। और यही फीड बनती है। अच्छा। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है, सोयाबीन का भी और मुर्गी का भी। सऊदी अरब को भी ब्राजील मुर्गी सप्लाई करता है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसमें जहर है। ये चीमा साहब को किसी ने गलत बता दिया, ऐसी कोई बात। ये चीमा साहब को अचानक ही चौधरी साहब लगता है किसी ने बता दिया है कि वो कह रहे हैं मुर्गी ना खाएं। अब आप मुझे ये बताएं, आपने कहा 1.5 माह लगेगा अभी भी कीमतों को नीचे आने में, तो वो वजह यही है? 1.5 माह ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि जब एक लाइन टूट जाती है, पाइपलाइन टूट जाती है ना, उसको दोबारा बनाने में टाइम लगता है, और वो टाइम इससे ज्यादा भी लगता है, लेकिन कम से कम 1.5 माह जरूर लगे। अच्छा। और हुकूमत ने अब यकीन दहानी कराई कि अब कोई भी कंटेनर फंसेगा नहीं। अब ये कंसाइनमेंट आपने कहा रिलीज होना शुरू हुई है, तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। हुकूमत ने यकीन दिलाया आप लोगों को? अभी जो आज हमें जो अंडरटेकन दी गई है, जो हमारे से उन्होंने वादा किया कि अब कोई कंटेनर नहीं फंसेगा, सब रिलीज हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता को और प्रॉब्लम होगा तो मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगा, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी हमारे साथ ये वादा हुआ है, चीमा साहब ने किया कि कोई कंटेनर नहीं रुकेगा, सारे जैसे जैसे बर्फ में जगह मिलेगी हमारे जहाज। और सर कीमतें कहाँ पर आ जाएंगी, बस आखिर में मुझे बता दीजिएगा, कहाँ तक मुर्गी की कीमतें आ जाएंगी? नॉर्मल कीमतें जहाँ से अब फिर उतनी महंगाई रह जाएगी, जो दुनिया में हर चीज की महंगाई है वहां तक रह जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगाई हुई है ये कम हो जाए। ठीक है चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया, चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद फॉर योर टाइम। और वो ये कह रहे हैं कि बल्कि खबर दे रहे हैं हमें कि कंसाइनमेंट आज एक रिलीज़ हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता जो सोयाबीन और कनोला की कंसाइनमेंट यानी कि जो कंटेनर्स फंसे हुए थे पोर्ट पे, अब वो रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं। तो मुर्गी की कीमतें बतदरीज कम होंगी, लेकिन इसमें फिर भी वो कम से कम बता रहे हैं कि 1.5 माह का अर्सा लगेगा, और अभी भी वही कीमतें होंगी जो महंगाई की सूरत हाल में जो मुर्गी की कीमतें इससे पहले चल रही थी। तो एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ है, दूसरा मरला है, आखिरी टेस्ट का ये दिन है जिसमें कराची में ये मैच जारी है। पाकिस्तान की जो बैटिंग की सूरत हाल है वो बड़ी है, 17 रन दरकार हैं पाकिस्तान को इस वक्त, और 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, पवेलियन लौट चुके हैं। 1 विकेट न्यूजीलैंड को दरकार है। जो सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प हो चुकी है, 4.1 ओवर्स हैं, और अब देखना यह है कि क्या होता है, क्या वाकई पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि सरफराज अहमद अब मौजूद नहीं है क्रीज पर, वो आउट हो चुके हैं।
नसीम राजपूत क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम साहब, वैसे तो हमारी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि सारा तकिया हमने सरफराज पर ही किए रखा और सरफराज भी धोखा तो नहीं दिया किसी को, लेकिन 17 रन हैं, 4 आशारिया, बल्कि अब तो मैं कहूँगी कि 4 ही ओवर्स हैं, और आपको लग रहा है कि कहीं कोई उम्मीद है? एक छक्का हुआ, एक चौका हुआ, शायद एक छक्का और हो गया है। सुमैया, मैं इस वक्त आप आवाज सुन रही होंगी नेशनल स्टेडियम कराची में, इतना ज्यादा क्राउड नहीं है लेकिन बहुत क्राउड है और उनका शोर बहुत सुनाई दे रहा है यहाँ पर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला जारी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। वेरी वेल प्लेड सरफराज अहमद। सरफराज अहमद ने जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, फॉर्मर कैप्टन ने बहुत ही आला किस्म की परफॉर्मेंस सरफराज की जानिब से दिखाई थी। इस वक्त इतनी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है यहाँ के, 17 रन दरकार है, आखिरी विकेट है और इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल बाकी है, तो तीनों डिसीजन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पाकिस्तान की जीत भी दिखाई दे रही है, पाकिस्तान की हार भी दिखाई दे रही है और ये मैच ड्रॉ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक बॉल पे यहाँ पर लोग जो है वो भरपूर अंदाज से चेयर कर रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त हमारे दोनों, नसीम शाह की मैं बात कर लूँ या अबरार की मैं बात कर लूँ, तमाम तवज्जो का मरकज है। पिछले ओवर में एक छक्का और एक चौका भी लगा था, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का एटमॉस्फेयर यहाँ पे, क्योंकि एक उम्मीद अभी दिखाई दे रही है। 17 रन है लेकिन ये 17 बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि एक बॉल पे पाकिस्तान का मैच खत्म हो सकता है। अच्छा, ये जो हम जिस सिचुएशन में नसीम साहब खड़े हुए हैं कि एक विकेट है चाहिए दरकार है न्यूजीलैंड को, 17 रन हैं, क्या इस सिचुएशन में ही पहुंचना ज़रूरी था? क्या उससे पहले कोई हमारी हिकमत अमली या कुछ खेल ऐसा होना चाहिए था? सिर्फ सरफराज पर ही तकिया ना होता, बाबर आजम और शान मसूद के अलावा, सरफराज के अलावा बाकी खिलाड़ी परफॉर्म करते? देखिए, आज ना बाबर से परफॉर्म हुआ, ना शान मसूद से परफॉर्म हुआ, ना इमाम उल हक से, और इस बार सामने की जानिब खेला। मैं आपको कमेंट्री करके ही बताता हूँ तुम्हें, जी 2 रन लेने में कामयाब हो गए यहाँ पे। एक रन पे बड़ा जबरदस्त चेयर हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपने बात की, बिल्कुल सही बात की सुमैया, इस वजह से थोड़ा सा हम चार्ज पहले कर सकते थे। जिस वक्त हसन अली मौजूद थे, हसन अली में ये एबिलिटी मौजूद है। अब तो हम एक बॉल पे एक एक बॉल को इसलिए देख रहे हैं कि एक बॉल हमारा मैच खत्म कर सकता है। हमारे सामने अब भी टास्क 15 रन का है, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का मुकाबला है। अब भी हमारे दिल ज्यादा जो है वो खतरे में दिखाई दे रहे, ज्यादा जोर। और ये देखिए, जोरदार अपील हुई है यहाँ पर, ये अपील हुई है यहाँ पर, रिव्यू लेने का प्लान है यहाँ पर, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि रिव्यू लेंगे कीवी कैप्टन। और मेरे ख्याल है अब तक आपस में रिव्यू ले लिया है यहाँ पर। अच्छा, रिव्यू ले लिया जी, रिव्यू ले लिया है यहाँ पर, और एक रिव्यू बाकी है न्यूजीलैंड के पास, और पाकिस्तान के पास भी सिर्फ 1 विकेट बाकी है। अगर इस रिव्यू के ऊपर ये आउट हो जाते हैं तो आप पाकिस्तान की इनिंग खत्म हो जाएगी और एक इंटरेस्टिंग बहुत ही शानदार टेस्ट मैच इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन आपकी जो हम बात कर रहे थे सुमैया, बिल्कुल ठीक आप कह रही थी कि जहां हम चांस ले सकते थे वहां हमने चांस नहीं लिया। आप जहां आप आगा सलमान और सरफराज अहमद बैटिंग कर रहे थे, देखिए हमें खौफ यही था कि हम मैच हार ना जाए। हम बहुत डर डर के क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या पैगाम आ रहा था ड्रेसिंग रूम से समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वही टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है ड्रेसिंग रूम के अंदर कि जो बहुत ही ज्यादा ये तमाम बैट तो इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। अब आउट देखना होगा कि आया ये है या नहीं है। मैं पहले सुमैया आपको जी मुझे मैं समझ सकती हूँ, आप वहाँ मौजूद हैं तो बड़ा प्रेशर होता है। हाँ, तो फिर बच गए यहाँ पर, बच गए। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। चलें, बड़ा जबरदस्त, अच्छा इंटरेस्टिंग है मुकाबला। यकीनन आप वहाँ मौजूद हैं तो वो ज़्यादा ज़रा दिलचस्प और मज़ा आता है देखने में। लेकिन एक चीज़ नसीम साहब, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, मैं आपसे एक चीज़, चाहे वो इंग्लैंड सीरीज़ हो या फिर न्यूजीलैंड सीरीज़ हो, एक बात जो बार बार की गई कि हमने अपनी स्ट्रेटजी या अपनी हिकमत अमली को तब्दील नहीं किया, चाहे वो फील्ड सेट करने के हवाले से हो, चाहे बैटिंग लाइन के हवाले से हो, हम उसी एक पुरानी मोनोटनी, पुरानी क्रिकेट से बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्या आपको लगता है कि कहीं हमें भी कुछ सीखने की जरूरत है? देखिए, हमें सबसे पहले तो सुमैया अपना माइंडसेट बदलना होगा। हम अब तक जितनी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इतने बैकफुट पे गए में बुज़दिलों की तरह खेल रहे हैं। हम इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह पिट के हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, हम वही न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली इख्तियार कर रहे थे। लेकिन हैट्स ऑफ टू नजम सेठी साहब, उनकी नई मैनेजमेंट ने आके जिस तरीके के डिसीजन लिए वो बहुत ही जबरदस्त दिखाई दिए, बहुत अच्छे। देखिए, शाहिद खान आफरीदी जिस तरीके के डिसीजन ले रहे वो बहुत लाजवाब है। और ये कॉल्ड ऑफ हो गया है ये मैच, इस तरीके से ये मैच ड्रॉ हुआ, ड्रॉ हो गया, इंटरेस्टिंग मैच भैया, ड्रॉ हो गया है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास मैच।
जिसको यहाँ बहुत इंजॉय किया और सरफराज अहमद की जबरदस्त तारीफ की जाए। आज वो एक शीट एंकर के तौर पे सामने आए थे। पाकिस्तान ने एक बड़ा रेस्पेक्टेबल ड्रॉ किया, एक वक्त में पाकिस्तान भी जीत के करीब आ गया। देखिए ना, जब मैच खत्म हो रहे थे 14-15 रन रह गए सिर्फ, तो हम भी इतने करीब आ गए थे। तो एक अच्छा फैसला शाहिद खान आफरीदी की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी, हारून रशीद साहब जैसा एक्सपीरियंस उसमें शामिल है, अब्दुल रज़ाक जैसा एग्रेशन है, राव इफ्तिखार जैसा ठहराव, एक अच्छी कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। जो डिसीजन ले रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, अगर आप ओडीआई टीम उठा के देखें तो हुरैरा जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उनको शामिल किया, उसामा मीर जो कहीं भी नहीं थे, वरना तो हम कह रहे थे। तो आपको लग रहा है कि अब बेहतर तरीके से जो मैनेजमेंट, हमारी क्रिकेट मैनेजमेंट वो काम कर रही है, नजम सेठी के आने के बाद से आपको लगता है कि फर्क पड़ा और इंशाल्लाह आगे क्रिकेट की बेहतरी हो, हमारी दुआ और उम्मीद है। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज दूसरा ये टेस्ट था और आखिरी दिन जो कि ड्रॉ हो गया, ये मैच ये बड़ी अच्छी एक कामयाबी तस्वुर की जा रही है। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।